सहयोगी मनसुख भाई और सभी उपस्थित भाई और बहनों, आपने आज का इस कार्यक्रम आयोजित करके हमें एक पॉजिटिविटी और हिम्मत भी देने का काम किया है। कोरोना का संकट जो है वो पूरे विश्व पर है और हमारे देश पर भी आया है। संकट कोई भी होता है तो संकट का एक बात यही है कि संकट का सामना करना पड़ता है और संकट पर जीत हासिल करनी होती है। और जीत हासिल करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए, अभी पूजनीय स्वामी जी बता रहे थे कि भगवत गीता, इसमें जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने मार्गदर्शन किया है, मुझे इसका अनुभव इस समय मिला। मेरे जीवन में कोविड के कारण 2-3 चेंजेस हो गए, जिसका मैं स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मैं रोज़ सुबह 25 मिनट पैदल चलता हूं और शाम को 25 मिनट पैदल चलता हूं। और संगीत और गायन सुनने के कारण मैं साथ में मोबाइल फ़ोन पर यूट्यूब पर कर अनेक बातें सुनता हूं और ऐसे ही करते करते मैं भगवत गीता भी सुनने लगा। तो पहली बार मुझे 10वीं अध्याय और उसका पूरा विवेचन शांति से सुनने का मौका इस समय मिला, तो एक मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। दूसरी बात ये हुई कि मैं मीडिया के बारे में सेवी नहीं था, तो मैं ज़्यादातर ये सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं था, जबकि प्रधानमंत्री जी हमें बहुत आग्रह करते थे, इसका महत्व बताते थे, पर हमें वो जम नहीं रहा था। इस समय मैंने ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा करीब 950 वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की और करीब 1 करोड़ 20 लाख ट्विटर पर मेरे सहयोगी बने। और आज यूट्यूब से मैं जो भाषण दिए मैंने, उसका मुझे इनकम शुरू हो गया, जो मैंने कोविड के कार्य के लिए दे दिया। करीब 4 लाख रुपए महीना मुझे मिलना शुरू हो गया। तो ये एक बात ध्यान में आई और इसके ऊपर एक किताब जो लिखी, वो प्रकाशित होने के पहले ही 10,000 किताबें उसकी अंग्रेजी में है, वो पूरी ख़त्म हो गई। तो एक नया अनुभव आया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस संकट का हमको मुकाबला करना है। एक छोटी सी बात है जो मेरे जीवन में मुझे याद है। मैं विद्यार्थी था, विद्यार्थी परिषद से भाजपा में आया था। 1980 का टाइम था, अटल जी भी चुनाव हार गए, पूरी परिस्थिति हमारी पार्टी की बहुत ख़राब थी। तब सभी लोग निराश थे और जनता पार्टी के बाद इतना बड़ा पराभव हो गया था, तो अब सब लोग कहते थे कि इस पार्टी को ना कोई फ्यूचर है, ना अटल जी अडवाणी को कोई फ्यूचर है, ये पार्टी ख़त्म हो गई, इसका कोई रिलीवेंस नहीं है। ऐसा पत्रकारों ने लिखना भी शुरू कर दिया था। तो उस समय मैं भी थोड़ा सा निराशा तो मन में आती थी कि तो लोग कहते थे तुम अच्छे हो पर ये पार्टी अच्छी नहीं है, इसमें तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं। तो मैंने कहा जो भी है, पार्टी हमारी है, विचार हमारे हैं, हम इसी के साथ जाएंगे। तो उस समय मेरे एक मित्र ने, जो IIT इंजीनियर है, अभी काफ़ी बड़े अमेरिका में है, उसने मुझे एक किताब दी थी और वो किताब रिचर्ड निक्सन, जो हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उनकी जीवनी पर थी। और उस जीवनी को उस समय वाटरगेट के कारण वो बहुत लोगों के नफ़रत का एक प्रतीक बने थे और उनको वॉशिंगटन में एक एरिया में जगह देने के लिए भी लोगों ने इनकार कर दिया था। इस प्रकार की उनकी प्रतिमा बनी थी और उस परिस्थिति में उन्होंने वो किताब लिखी थी। उसमें एक सुंदर वाक्य था। वाक्य ये था कि द मैन इज़ नॉट फिनिश व्हेन ही इज़ डिफीटेड बट ही इज़ फिनिश व्हेन ही क्विट्स। आदमी कभी युद्ध में हारने के बाद समाप्त नहीं होता, जब युद्धभूमि छोड़कर भाग जाता है तब वो समाप्त होता है। और उस वाक्य ने जीवन में बहुत प्रेरणा दी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही प्रेरणा दी कि न्याय की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है और ये लड़ाई कर्तव्य की भावना से आपको करना है। ये समाज हित में है, देश हित में है और भविष्य के इतिहास के हित में है। तो आखिर जो संदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने दिया था भगवत गीता के रूप में, सबसे पहले हम सब लोगों को मिलकर पॉजिटिविटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, इसका समाज में निर्माण करने की भरकस कोशिश करनी पड़ेगी। निगेटिविटी, निराशा, फ्रस्ट्रेशन, हताशा, इसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। चाहे हम हॉस्पिटल में जाएंगे, समस्या है, तो मुझे पहले 2 बातें कि आप हमारे सब जगह पर हमको पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, समाज में सभी तबकों में निर्माण करने में हम जैसे, आप जैसे प्रमुख लोगों के मार्गदर्शन से निश्चित रूप से ये हासिल होगा।
दो तीन बातें जो मेरे ध्यान में आई, जो इसमें से हम आत्मनिर्भर भारत बनते समय आरोग्य सुविधाओं के बारे में भी बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर इसमें दो बातें ध्यान में आई कि हमारी हेल्थ सर्विसेज को जब संकट गहरा आया है तो वो पर्याप्त नहीं है, इसमें और कुछ काम करने की आवश्यकता है और सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है। पहला जो था, हमारे जो हॉस्पिटल्स थे ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर पर डिपेंड है, तो आप सब लोगों को ये प्रयास करना है कि 50 बेड के ऊपर जो हॉस्पिटल है वो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के साथ हवा से ऑक्सीजन अपने हॉस्पिटल में तैयार करें और उसी के ऊपर वो चले, ताकि ये ऑक्सीजन के कारण कभी दिक्कत ना आए। हमारे यहाँ ये दिक्कत आई थी जिसके कारण काफ़ी बड़ी समस्या आई थी, तो मुझे लगता है कि ये काम हम बड़े प्रमाण पर करें और इसके लिए बहुत अच्छा काम समाज में सभी सेवाभावी लोगों ने किया है। तो ये अगर हॉस्पिटल अगर सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे तो भविष्य में तीसरी बार कोविड की लड़ाई आएगी ऐसा कहते हैं, चौथी आएगी, अब मुझे पता नहीं, पर थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इसके अनुसार आज हमको ये ऑक्सीजन के लिए करना पड़ेगा। हमने हमारे यहाँ करीब 30-35 करोड़ के CSR में से लोगों से मांगकर हॉस्पिटल को प्लांट दिलाए और काफ़ी प्लांट खड़े हो गए। कल ही मैंने यहाँ वर्धा जिले में देवड़ी में एक स्टील वालों ने बड़ा प्लांट डाला, उसका इनॉग्रेशन किया। तो ये ऑक्सीजन की परिपूर्णता, हर जिला ऑक्सीजन में स्वावलंबी बने और क्रायोजेनिक ऑक्सीजन की जो सिस्टम है जिसमें 2 प्रकार के ऑक्सीजन हम लेते हैं। एक स्टील फैक्ट्री में, जैसे हमारे यहाँ भिलाई है, राउरकेला है, बोकारो जो कहते हैं हम लोग, या अंगुल है, या अपने कर्नाटक में अपना बेल्लारी है, या रायगढ़ डोली करके वो प्लांट है। स्टील प्लांट में बाय प्रोडक्ट करके ऑक्सीजन निकलता है। अभी करीब 6,500-7,000 टन हमारे स्टील मिनिस्ट्री ने इस संकट के समय ये ऑक्सीजन देश को दिया है, इसके कारण हमारी जान बची है। तो ये ऑक्सीजन तो हमारा स्पेयर में है ही, पर उसके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी और इसलिए उसके ट्रांसपोर्ट के बारे में मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते अभी हमने चिंता की है कि ऑक्सीजन को, लिक्विड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाले ट्रक्स कैसे मिलेंगे, क्योंकि जब हमको पानी चाहिए तब कुआं खोदने में मज़ा नहीं होती। तो हमने जो हमारे डिपार्टमेंट की ओर से निर्णय किया कि जो LPG के ट्रक है वो 3 बार नाइट्रोजन से धोने के बाद वो लिक्विड ऑक्सीजन के लिए यूज़ होंगे और अब क्रायोजेनिक टैंकर्स है, ये सब बड़े प्रमाण पर देश में हो, इसकी चिंता हमको करनी पड़ेगी। जब वाइस चांसलर सब उपस्थित है तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे यहाँ ये जो एयर टू ऑक्सीजन बनता है, इसके लिए जो विशेष रूप से टेक्नोलॉजी है, उसमें ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए हमने जियोलाइट मॉलिकुलर सीव मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं। और स्वदेशी विचार मंच को मैं प्रार्थना करूंगा कि हर चीज़ में भारत को स्वयं पूर्ण करना, आत्मनिर्भर करना, यही हमारा मकसद है। ये पूरी तरह से हमारा इंपोर्ट होता है ये प्लांट के लिए, और इसका भाव 300 रुपये 400 रुपये किलो था, तो यूरोपियन कंपनियों ने इसका भाव 700 रुपये किलो कर दिया। और इसमें जो हमारी लिथियम है उससे भी ये बनता है, पर उसकी कॉस्ट 2000 रुपये किलो आती है। तो हमारी यूनिवर्सिटी, हमारा रिसर्च, ये जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए जियोलाइट मॉलिकुलर सीव मेम्ब्रेन है, इसका रिसर्च करके इसके ऑप्शन को लेकर आए ताकि हमारे देश में बड़े प्रमाण पर ये हो। और इसलिए निश्चित रूप से अभी हमने रशिया से, DRDO हमारा मंत्री विभाग है जिसके रेड्डी करके सेक्रेटरी है, और हमने कोशिश की सरकार ने, और उसमें से 350 टन हमने रशिया से इंपोर्ट किया है। और ये प्लांट अब बड़े प्रमाण पर बनकर NHI के तरफ से हम वहाँ का सिविल का काम, जगह जगह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का वगैरह हम हमारे तरफ से भी कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ये मिल जाएगा। पर इसका रिसर्च करके ये क्या हो सकता है ये देखिए। तीसरी बात जो हमारे ध्यान में आई कि तालुका प्लेस पर और नगर परिषद के क्षेत्र पर सबसे बड़ी कमी है कि वहाँ जो वेंटिलेटर भी नहीं है, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर भी नहीं है और बायपैक भी नहीं है। और ये अनुभव जो है, इसमें हमारी धार्मिक संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बहुत काम कर सकती है। इस समय जब ये समस्या आई तो हमने कोशिश की और हमको लोगों ने डोनेशन में मदद की। हमने करीब 3000 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर लाए, करीब 1.5 से 2000 ये बायपैक लाए, जो स्पाइस जेट के अजय सिंह करके है, अपने परिवार के विचार कार्यकर्ता ही है, उनकी लड़की काम करती है। वो स्पाइस जेट का 34-35 हज़ार का एक छोटा बायपैक यूनिट है, वो मैंने कम से कम 2000 लाए इमीडिएटली।
उससे भी लोगों की जान बच गई। तो पहली बात मैं आपको सबको सुझाऊंगा कि हमारी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, धार्मिक संगठन है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए बैंक बनाए। अभी हमारे यहाँ छोटे छोटे इसमें 3 कार्यकर्ताओं ने ये काम किया। उन्होंने क्या किया कि ऑक्सीजन सिलेंडर अपने घर में 100-150 रखे और जिसकी तबीयत सीरियस होती थी वहाँ सिलेंडर पहुँचाते थे और ये सिलेंडर में वो ऑक्सीजन भर के लाते थे। तो अब मैंने उनको मदद भी की, एक एम्बुलेंस भी दी और उसके साथ साथ उनको 300 सिलेंडर दुबई के अपने भारतीय लोगों ने लाकर वो भी वहाँ से इंपोर्ट करके दिए। तो ऐसे एक कटारे करके है, एक हमारा छोटू बोरीकर करके है और एक कार्यकर्ता है। तीनों ने मिलकर इसका उपयोग करके इसका काम शुरू किया। तो मैं आपको सबको एक अनुरोध करूंगा, मैं अभी शुरू कर रहा हूं। विदर्भ के 10 डिस्ट्रिक्ट में करीब 10-12 लोकसभा क्षेत्र है, तो तालुका प्लेस पर कम से कम 5 और नगर परिषद क्षेत्र पर 5 और जो बड़े डिस्ट्रिक्ट सेंटर है उसमें 2 सेंटर और नागपुर जैसे बड़े शहर है उसमें विधानसभा वाइज एक सेंटर, एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बैंक खोल रहा हूँ। यानी इसके लिए मुझे अभी ऑक्सीजन के ये आ गए, मेरे पास अभी 500-600 स्टॉक में है। और जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, धार्मिक संस्था है, मंदिर ट्रस्ट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, कोऑपरेटिव है, कोई सेवाभावी कार्य करता है, कोई सीनियर सिटीजन का क्लब है, इनको 5-5 मैंने उनसे आवेदन मांगने का तय किया। कल पेपर में जाहिर कर रही योजना, और वो आवेदन मांगकर हम उनको 5-5 कॉन्सेंट्रेटर देंगे, उसका ट्रेनिंग भी देंगे। और वही लोग फिर वहाँ अगर किसी की तबीयत सीरियस हो गई तो 1 मिनट में वो कम से कम 100 लीटर तक ऑक्सीजन दे सकता है, तो लोगों की जान बचा पाएंगे। इस समय सब तकलीफ का विषय ये था कि ऑक्सीजन न होने के कारण लोगों की मृत्यु हुई, ये अच्छा नहीं हुआ। और इसलिए लोगों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और बाईपैक, अब ये यूनिवर्सिटी काफ़ी रिसर्च कर रही है। पूना में कुछ लोगों ने 25,000 रुपये में एक बनाया है, काफ़ी लोग काम में लगे हैं। हमारे वाइस चांसलर जो है उनको मेरा अनुरोध है कि ऑक्सीजन ये जो कॉन्सेंट्रेटर है, बाईपैक्स है, वेंटिलेटर बहुत बड़ी बात हो गई। मैंने कम से कम 600-700 वेंटिलेटर भी लोगों को, हॉस्पिटल को इस बार डोनेट किए। हमारे यहाँ मेड़घाट करके तालुका है जहाँ कुपोषण से 2000 आदिवासी बच्चे मरे थे, तो वहाँ हमने ये किया तो उसका फ़ायदा मिला, काफ़ी लोगों की जान बची। दूसरा एक बहुत बड़ा काम हमारे यहाँ मनसुख भाई जी ने हमारे लिए किया। देखिए, ये बात जब किसी दवाई की कमी है, शॉर्टेज है, तो स्वाभाविक रूप से अब दुर्भाग्य देखो कैसा है। अब ये बताते समय भी मुझे संकोच हो रहा है कि रॉ मटेरियल बाहर से आता है, पेटेंट बाहर का है और दवाइयाँ देश को चाहिए और दवाइयाँ हमारे पास नहीं है। ये जो बात है, इसमें मनसुख भाई ने हमें बहुत मेहनत करके, हम उनके पीछे भी पड़े, उन्होंने बहुत मेहनत की और हमें परमिशन दी। और रेमडेसिविर करके जो इंजेक्शन है, मैंने उसके लिए कंपनी को तैयार करके वर्धा में यहाँ इसका प्रोडक्शन शुरू किया। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आज के इसमें वो 30,000 पर डे इंजेक्शन बना रहा है। पूरे महाराष्ट्र के सब जिलों में हमने इतना सरप्लस कर दिया मनसुख भाई, लोग आपको दुआएं दे रही है कि आज कोई हमारे यहाँ इंजेक्शन मांगता नहीं, हम सरप्लस है। अब आप लोगों को कहीं हरियाणा में, पंजाब में, कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में और कहीं ज़रूरत होगी तो मुझे फ़ोन करो, मैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अनुमति से आपको वहाँ इंजेक्शन देने की व्यवस्था करूँगा। तो ये हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। हमने वो लाया, रॉ मटेरियल लाया, सब कुछ किया, बहुत तकलीफ है, इस पर किताब लिखने लायक अड़चने आई थी, पर हमारे पॉजिटिविटी के कारण और मनसुख भाई के सहयोग के कारण फिर हम उसमें से निकल गए। राज्य सरकार ने भी सहयोग किया, हमारा प्रोडक्शन शुरू हो गया। अब रेमडेसिविर का हमारे यहाँ शॉर्टेज नहीं है, 30,000 इंजेक्शन पर डे बना रहे हैं हम। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हमने पूरे महाराष्ट्र में सब जिलों में ये दे दिया। अब दूसरी अड़चन आई, वो जो आई है कि विशेष रूप से ये हमारे ब्लैक फंगस, ये मनसुख भाई ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये ब्लैक फंगस का जो इंजेक्शन है, एम्ब्रोटेरिसिन कुछ तो भी है, अब इसके एक इंजेक्शन की कीमत है 7,400 और किसी को 10 लग रहे, किसी को 30 लग रहे। आप समझ लो, गरीब आदमी कोविड से बाहर निकला और उसको बार किसी के आँख गए, किसी के दांत चले गए, किसी की लंग्स इन्फेक्ट हुए, बहुत संकट है बड़ा। लोगों को इसकी अभी पूरी कल्पना नहीं आई है। हमारे यहाँ 5,000 पेशेंट महाराष्ट्र में भी इसके हैं। नागपुर में 5-7 लोगों के आंखें चली गई और इसका शॉर्टेज है और ये इंजेक्शन हमारे यहाँ नहीं मिल रहा है। मैंने सभी डॉक्टरों को बुलाया था और मनसुख भाई, हमने इसका भी लाइसेंस मिला है मैन्युफैक्चरिंग का,
और वो ड्रग कंट्रोलर से मिल गया। साहब तुरंत ही चालू करो एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन बनाने का, सहयोग जो भी आवश्यकता हो मुझे बोलना, मैं मदद करूंगा, जरूरत है बहुत। आपका सहयोग इसलिए चाहिए कि इसका जो रॉ मटेरियल है, क्योंकि बनाने वाले 2-3 ही कंपनियां हैं, तो कल बड़ौदा के एक यूनिट से उसने हमको 1 किलो दिया सिप्ला का निकाल के, वो यहाँ आया है। और वो 8 दिन में उसका जो पीरियड है कि 14 दिन का टेस्टिंग लगता था, जैसे आपने रेमडेसिविर के लिए 7 दिन का पीरियड किया है, तो कल वो हमको मिलेगा और 7 दिन में हमारे ये 30-40 हज़ार इंजेक्शन बन जाएंगे। तो हमारे अनेक लोगों की आंखें बचेगी और अनेक लोगों का जान बचेगी। इसमें रॉ मटेरियल जो है वो बड़ौदा की एक कंपनी से हमको मिला है, पर ये रॉ मटेरियल थोड़ा उपलब्ध कराने में अगर आपका मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा तो सबसे बड़ी बात ऐसी है मनसुख भाई कि हमारा यहाँ जो इंजेक्शन तैयार हो रहा है उसकी कीमत केवल 1600 है और ये जो मार्केट में ये 7400 का है। तो ये हम लोगों, मैंने ये किया कि CSR में इसके ऊपर 2-3 करोड़ डोनेशन लाकर ये इंजेक्शन खरीद करके कलेक्टर के पास गरीब लोगों को ये दिए। मुझे एक बहुत गंभीर घटना आपको बताना है। डॉक्टर तांबे करके अपने विचार परिवार के हैं, वो बहुत ऑपरेशंस कर रहे हैं, डॉक्टर कापरे और तांबे, बेचारे बड़े डॉक्टर है, वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर है दोनों, पर एक पैसा अपेक्षा न रखते हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक 24 साल की लड़की मेरे पास आई और दवाई मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मैंने उसको कहा मैं तुमको एडमिट नहीं कर सकता, उसको ये फंगस अंदर घुस गया है। अब मेरे सामने मैं देख रहा हूँ कि 10-15 दिन में ये अंधी हो जाएगी और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये कहते कहते वो प्रख्यात डॉक्टर बेचारे रोने लगे। तो आज हमारे पास ये जो दवाइयाँ है कौन सी लग सकती है, इसका प्रोडक्शन हर स्टेट में जॉइंट वेंचर में अनुमति देकर, जैसे महाराष्ट्र में मनसुख भाई जी ने हमको सहयोग किया है, बाकी जगह भी ये इनिशिएटिव लिया जाएगा। तो आज इसमें इमीडिएट कुछ बातें करने लायक है, कुछ मिड टर्म में, कुछ लॉन्ग टर्म है। इमीडिएट तो यही है कि आज हमको तुरंत करना है। मैंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ये कहा है कि, और मनसुख भाई भी और हम मिलकर भारत सरकार में मोदी जी को भी कहेंगे कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है उसको 10% रॉयल्टी करके कोई जो भी आए वो शुरू कर सके पैंडेमिक में। इस प्रकार का कोई वर्ल्ड लेवल पर कानून होना चाहिए। इसको भी इस प्रकार का धंधा होगा तो लोग मरते रहेंगे, ये कब तक होगा। तो स्वाभाविक रूप से ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। आखिर में 2 महत्वपूर्ण सुझाव मेरे अपने धार्मिक संगठन और यूनिवर्सिटी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन का है कि एक बात ध्यान में है कि एम्बुलेंस की बहुत कमी थी। अभी मैंने कम से कम यहाँ इस समय हमने भी एक 100 एम्बुलेंस देने का, ये जो गढ़चिरौली वगैरह डिस्ट्रिक्ट है जो ट्राइबल के हैं वहाँ बहुत हालत ख़राब है। अभी हमने 8 एम्बुलेंस जो NHI से मिली थी वो हमने उधर दे दी। फिर हमने अभी और 10 एम्बुलेंस खरीदी की, 10 दिन में दे रहे हैं। और हमने CSR में लोगों को आह्वान किया है कि तालुका प्लेस पर और नगर परिषद क्षेत्र पर, इंटीरियर क्षेत्र में हम लोग एम्बुलेंसेस की व्यवस्था करेंगे। और ये एम्बुलेंस का प्रबंधन ये सामाजिक संगठन को, सेवाभावी संगठन को, धार्मिक संगठन को और कोऑपरेटिव बैंक को जैसे संगठन को देंगे और ये सेवा करेंगे। तो 2 बातों की जरूरी है इसमें। आदरणीय संत महात्मा सब हमारे साथ हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा मेरी बातों को अन्यथा मत ले। हमारे यहाँ अंत्य संस्कार करने के समय लकड़ी खत्म हो गई, दिल्ली में भी प्रॉब्लम आया और एक आदमी जब जलता है तो एक पेड़ जलता है। अब इसलिए स्वाभाविक रूप से इसके विकल्प में 3-4 बातें आगे आई है कि हमारे हिंदू संस्कृति और धर्म के अनुसार अंत्य संस्कार करते समय हम चंदन की लकड़ी यूज़ करते हैं, पर इसमें से हमने ये जो बायोमास है इससे पैलेट बनाकर इससे हमने अंत्य संस्कार करने की योजना चालू की, वो भी अच्छी हुई है। फिर हमारे विश्व हिंदू परिषद के हड़तालकर जी है, उन्होंने ये गोबर से गोरिया बनाकर उसके लिए भी अंत्य संस्कार की एक स्पेशल ये बनाई है, डिज़ाइन करके फैब्रिकेट करके, उससे भी किया है। पर अब गोबर से हम पेंट बना रहे हैं, 5 रुपये किलो गोबर लेकर हम अच्छा पेंट डिस्टेम्पर, और 5 रुपये किलो गोबर का भाव गरीब लोगों को मिलेगा और गाय बचेगी। तो वो अभियान अब चला रहे। तो अब इसमें 3 पर्याय है। हम डीजल पर ओवन चला सकते हैं, अंत्य संस्कार कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक पर कर सकते हैं, हम इथेनॉल पर कर सकते हैं जो किसान तैयार कर सकते हैं, और चौथी बात जो है ये जो पैलेट है बायोमास के, इसका ऊपर भी हम अंत्य संस्कार करके लकड़ी का एकदम खर्चा कम कर सकते हैं। तो मेरा हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इनको देखिए, बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। और मैं हमारे यहाँ भी UD मिनिस्ट्री को और प्रधानमंत्री जी को कहने वाला हूँ कि पूरे देश में अंत्य संस्कार करने के लिए सब जगह अच्छी व्यवस्था हो, ऐसा एक कार्यक्रम हम करें, और ताकि इसमें किस प्रकार की व्यवस्था हो।
देखो, एक व्यक्ति जब लकड़ी से जलाया जाता है तो उसका खर्चा 3,000 रुपये तक जाता है। एक व्यक्ति को जब डीजल से जलाया जाता है तो वो 1,600 आता है। एक व्यक्ति को एलपीजी से जलाया जाता है तो 1,200 आता है। एक व्यक्ति को जब हम लोग इलेक्ट्रिक से उसका ज्वलन करते हैं तो 750-800 रुपये आता है। और एक व्यक्ति को अगर हम ये बायोमास के जो पैलेट बनते हैं उससे जलाते हैं तो उसकी कॉस्ट भी करीब 1,000 रुपये तक आती है। तो इसका सब रिसर्च यूनिवर्सिटी वाले कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। पर हमको हर चीज़ में स्वयं पूर्ण, आत्मनिर्भर और इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और भारतीय स्वदेशी विचार के आधार पर करना चाहिए। अब ये कौन सा अंत्य संस्कार उचित करना है, इसमें काफ़ी विवाद के विषय में उसमें जाना नहीं चाहता। पर ये जो समस्या सामने आई ये भी एक महत्वपूर्ण आई है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ हमारा योग विज्ञान और प्राणायाम बहुत ही वर्ल्ड में हम यूनिक है। और मैं कोई दुनिया की बात नहीं करता। मैं खुद, मेरी स्वास्थ्य पिछले 2-3 साल में अच्छा नहीं था। मैं रोज़ प्राणायाम करता हूँ 1 घंटा, और ये प्राणायाम मुझे एक डॉक्टर ने सिखाया। और फिर मुझे फ़ायदा होने के बाद मेरी एनर्जी बढ़ी, पॉजिटिविटी बढ़ी। और मेरा वीडियो यूट्यूब पर है, करीब 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ लोग दुनिया में इसको पालन कर रहे हैं। मुझे बहुत SMS आते हैं। तो प्राणायाम जो है ये इसके ऊपर बहुत अच्छा उपाय है। और मेरा पूरा इन्फेक्शन निकल गया। मेरा आपसे अनुरोध है कि योग विज्ञान और आयुर्वेद, इसमें हमारे अलग अलग प्रकार की बातें आई है, इसका उपयोग करना ये बहुत उपयोगी साबित हुआ है। आयुष मिनिस्ट्री ने भी काफ़ी इसमें गाइडलाइन निकाली है। तो पहले योग विज्ञान का और आयुर्वेद का उपयोग करें, बाकी भी पर्यायों का उपयोग करें, और आखिर नहीं कुछ तो एलोपैथी का भी उपयोग करें। हमें लोगों की जान बचानी है और इस प्रकार का नॉलेज लोगों में देने में आप जैसे प्रमुख लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है। मैं 2 बातें अक्सर कहते रहता हूँ, एक इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है। हम हमारी मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, हमारा धर्म और कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ विचारधारा, ये निश्चित रूप से हमारे लिए अनुकरणीय है। और जो जीवन मूल्य हमें हमारे संस्कृति से, इतिहास से, रामायण महाभारत से लेकर विवेकानंद जी से लेकर अभी तक हमें मिले हैं, और जो भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत के प्रेरणा लेकर हम काम कर रहे हैं, उसके आधार पर उसको ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान की जोड़ देकर हम विश्व गुरु बनने का संकल्प कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये दोनों बातों का समन्वय, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये समन्वय है। और इसलिए दोनों के बीच में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन प्रस्तापित करना, ये हमारे जैसे, आप जैसे प्रमुख लोगों के मार्गदर्शन में ही हो सकता है। एक कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ और दूसरा कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। कोई आदमी वेस्ट नहीं है। और इसलिए समाज जीवन को संस्कारित करने का कार्य आप सब लोग कर रहे हैं। प्रबोधन, प्रशिक्षण, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये चल रहा है। पर उसके साथ साथ ये जो संकटों का आयाम बदल रहा है, अभी कभी कोविड आया, आज तो तूफान हमारे महाराष्ट्र में आया, उससे नुकसान हुआ। तो संकटों का एक स्वरूप बदल रहा है, संकटों की ग्रेविटी बदल रही है और उसकी तीव्रता बदल रही है। तो उसके उपाय भी बदलेंगे और समयानुकूल और युगानुकूल संकटों पर मात करने का मार्ग समाज को दिखाना, यही नेतृत्व का काम है, जो धार्मिक क्षेत्र में हमारे मार्गदर्शक है, सामाजिक क्षेत्र में मार्गदर्शक है, शैक्षणिक क्षेत्र में मार्गदर्शक है। उन लोगों के चिंतन से ही हमें इसके मार्ग निकलेंगे। और एक एक चीज़ को जब हम ठीक करते जाएंगे तो उसका टोटल इम्पैक्ट अच्छा होगा। और स्वदेशी हमारा आत्मा है, चाहे महात्मा गांधी जी ने कहा हो, दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा हो, या स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने कहा हो, या अभी भी हम जिसका विचार कर रहे हैं, वो स्वदेशी का विचार हमारा आत्मा है। और उसी के आधार पर हिंदुस्तान को आगे लेकर जाना है। पॉजिटिविटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को कायम रखना है, निराशा, निगेटिविटी को निकाल देना है, और संकटों का मुकाबला करने की हिम्मत हमारी समाज में, हमारे लोगों में निर्माण करना है। और जो प्रयोग उपाय है, जिसकी चर्चा, कुछ सुझाव मैंने आपको दिए, कुछ आपके भी चिंतन में से आगे आए होंगे, उसका उपयोग हम सब लोग मिलकर करेंगे। और मिलकर हमारे एक दूसरे के अच्छे एक्सपीरियंस हम शेयर करते जाएंगे। अभी जैसे यूट्यूब के मीडिया, सोशल मीडिया के कारण ये इतना आसान हो गया है कि एक ने किया हुआ अच्छा काम दूसरे को पता चल जाता है।
दूसरे ने किया अच्छा काम तीसरे को पता चलता है, और इसी से अच्छे कामों की संख्या बढ़ेगी, जिसमें हमारे संत है, हमारे सदगुरु है, अपने हमारे डॉक्टर साहब भी आज इसमें, हरेंद्र पंड्या जी भी है, हमारे स्वामी जी भी है। इनके भी क्षेत्र के अनुभव के जो सार होंगे, जो मार्गदर्शक होंगे, वो हमें सबको उपयोगी होंगे। मैं फिर से एक बार आप सबको, विशेष रूप से हमारे आदरणीय श्रद्धेय महानुभाव मार्गदर्शकों को हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करता हूं। और हम सब लोग मिलकर जो राष्ट्रवादी और स्वदेशी के विचार को अपना कन्विक्शन मानकर आगे जाते हैं, हम इन समस्याओं पर मात करके सभी समस्याओं के उपाय ढूंढते हुए हम आगे जाएंगे। और इस समस्या पर मात करके निश्चित रूप से, जिस प्रकार से मैंने टीवी पर देखा कि स्पेन का देखा, और उन्होंने पूरे रोग बाहर आए, सबने मास्क फेंक दिए और होटल्स खुल गए, लोग रोड पर घूमने लगे, आनंद होने लगा क्योंकि सब मुक्त हो गए। इसराइल में हो गया, तो हम भी भारत को कोविड से मुक्त करके, हराकर पूरा उसको समाप्त करने का एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि अहंकार और आत्मविश्वास 2 शब्दों में अंतर है। अहंकार नहीं होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। तो हम ये आत्मविश्वास, पॉजिटिविटी के साथ समाज में निर्माण करके हम सब लोग आगे जाएंगे। इसमें आप सबका मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलेगा। फिर से एक बार आपको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। मान्यवर मंत्री महोदय श्रीमान नितिन जी गडकरी ने एक अत्यंत उत्साहवर्धक और जिसको हम होलिस्टिक कहते हैं, सर्वस्पर्शी अभी क्या उपाय हो सकते हैं कोरोना से मुक्ति के, और किस प्रकार देश इस संकट से बाहर निकल सकता है, और उन्होंने किस प्रकार से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंड के माध्यम से, अन्य माध्यमों से देश में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जो पहल की है, निश्चित वह साधुवाद के पात्र हैं। और एक प्रकार से गीता मनीषी ज्ञानानंद जी ने, महाराज ने, स्वामी जी ने जिस प्रकार से धर्म और ज्ञान की चर्चा की, उसी पर आपने समाप्त करते हुए अपने बात को पूरा किया। और मैं सारे विश्वविद्यालयों के आज बड़ी संख्या में कुलपति यहाँ हैं, 600 के करीब कुल वैज्ञानिक, कुलपति और इस प्रकार के सभी लोग हैं। तो मुझे लगता है कि आपने जो आह्वान किया है कि देश भारत को विश्वविद्यालय भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उस प्रकार के शोध निश्चित रूप से करेंगे, और हम आपके साथ संपर्क में भी रहेंगे, जिससे कि हम एक प्रकार से सहयोग के साथ, आपस में तालमेल के साथ इस प्रकार के अनुसंधानों की दिशा में आगे बढ़ें। और यहाँ जो मान्यवर कुलपति महानुभाव और सभी परिजन उपस्थित हैं, उनसे भी आग्रह है कि यह जो यूनिवर्सल एक्सेस टू वैक्सीन एंड मेडिसिन वाला जो याचिका चल रही है, तो मुझे लगता है कि इस पर देश विदेश में हम अधिकतम हस्ताक्षर करवा के, और एक प्रकार से जो इसी समय में एड्स के विरुद्ध, हमने एड्स के विरुद्ध जिस प्रकार से वैक्सीन एक वैक्सीन के बारे में मेरे मनसुख भाई से भी अनुरोध है, आप सबसे है कि यहाँ जब किसी बात की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये वैक्सीन वाली कंपनी एक के बजाय 10 लोगों को लाइसेंस दे और रॉयल्टी भी ले, कोई सेवाभावी करके ना करे। और जैसे मैंने ये दवाइयाँ न होने वाली तैयार कर ली, तो वैक्सीन का प्रोडक्शन अगर 10 जगह खुल जाएगा, जैसे हापकिन को इम्पोर्टेंस मिला है, तो मनसुख भाई मेरा अनुरोध है कि आप हर राज्य में 2-2, 3-3 लेबोरेटरी ऑलरेडी है। मेरी जानकारी है कि उनकी क्षमता भी है और उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। फार्मूला देकर इनका उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके अगर ये संख्या बढ़ाएंगे तो पहले उनको कहिए देश में दीजिए, बाद में ज़्यादा होगा तो एक्सपोर्ट करिए। तो मुझे लगता है ये तुरंत 15 दिन 20 दिन में हो सकता है। तो थोड़ा ये तो मेरे अंदर का विषय नहीं है, आप अनाय से दिल्ली में है, तो ये जो वैक्सीन का प्रॉब्लम है, अगर इसमें सुलझाने में अगर आपको उचित लगे तो इसका जरूर विचार करिए। वैसे मनसुख भाई ने बहुत विस्तार से उनके क्या क्या प्रयास है, वॉलंटरी लाइसेंस देश में विदेश में किस प्रकार से दिलाने के भी प्रयास कर रहे हैं, इसको उन्होंने बहुत अच्छे से रखा था कि वैक्सीन की उपलब्धता, और दिसंबर तक सब लोगों का टीकाकरण हो जाएगा। और उन्होंने विश्व में भी यह हमारा वैक्सीन का लाइसेंस देने का भी सूचना दी थी। अब मैं चूंकि कार्यक्रम के लगभग सभी वक्ताओं ने अपने विषय विचार रखे हैं, और अंतिम आह्वान ये करना चाहता हूं कि यहाँ जो उपस्थित है, हम उस यूनिवर्सल एक्सेस टू वैक्सीन एंड मेडिसिन वाली याचिका पे अधिकतम हस्ताक्षर करके और ऐसा जन दबाव बनाए कि सारी कंपनियां, अधिकतम कंपनियों को लाइसेंस निशुल्क देकर
और हम विश्व की मानवता को इससे बाहर निकाले, विश्व की 750 करोड़ से अधिक मानवता को इस संकट से बाहर निकालेंगे, ऐसा माननीय मनसुख भाई ने जो अपने प्रयास बताए, माननीय गडकरी जी ने जो प्रयास बताए, इसके पहले पीएच कुरियन जी ने और पूज्य स्वामी गीतानंद जी ने जो मार्गदर्शन किया, निश्चित रूप से हम उसमें सफलता पाएंगे। और अब स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक रामामृतम सुंदरम जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। थैंक्स गिवन बाय सुंदरम जी। सुंदरम जी का केंद्र मदुरई है और वो तमिलनाडु से आते हैं। सभी को धन्यवाद। रेवरेंशियल स्वामी जी, ज्ञानानंद जी, we thank you very much for guiding us through Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is always an everlasting epic, the conversation between Krishna and Arjuna, and you have rightly you have pointed out few slokas that will give us confidence. बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानानंद जी। गडकरी जी, a man always in a hurry. स्वदेशी हमारा आत्मा है, your golden words, Gadkari ji. Definitely, we have taken your inputs. We are conscious that India is importing a lot of things which can be made in this country. With your support, with your active cooperation, the Swadeshi governments will do everything to make import restrictions, import